परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आज हम लोग विशेष करके जो षोडश वर्ग कुंडली कैसे बनाते हैं उसको प्रारंभ करते हैं, क्योंकि 16 वर्ग कुंडली का निर्माण आजकल के समय में हम लोग व्यवहारिक ज्योतिष शिक्षा ले रहे हैं, तो हमेशा कुंडली बना के निर्माण करके हम लोग दूसरे को, सामने वाले को देते हैं। और जो सामान्य लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली बना के 1-2 पेज के कुंडली बना के देते हैं, वहां उसी के अनुसार दक्षिणा भी हम लोग लेते हैं। जो 16 वर्ग कुंडली बनाते हैं तो उसका दक्षिणा थोड़ा सा कुछ ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोगों को 16 वर्गों की कुंडली बनाना आना चाहिए। कभी कभार सॉफ्टवेयर में भी आजकल तो प्राप्त हो जाता है 16 वर्गों की कुंडली, परंतु गलत हो सकता है, सही हो सकता है। कौन सा सही कौन सा गलत, उसका निर्धारण करने के लिए दैवज्ञों को निश्चित रूप में वर्ग कुंडली की जानकारी होना चाहिए। और वर्ग कुंडली की प्रयोजन क्या है? जैसे हम लोग जन्म कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली में पूर्व कक्षा में हम लोग लग्न कुंडली बनाना आ गया है हम लोगों को, और भोग्य प्रकार से लग्न कुंडली बनाना हम लोग सीख गए हैं। लेकिन एक भुक्त प्रकार की प्रक्रिया भी है। यदि शिशु का जन्म रात्रि में हो तभी भुक्त प्रकार में हम लोग लग्न साधन करते हैं। और आप लोग अपना अपना घर में अभ्यास कर लीजिए भुक्त प्रकार के लग्न साधन। उसमें कुछ विशेषता नहीं है, केवल जहां भोग्यांश ले रहे हैं वही आपको भुक्तांश लेना है। भुक्तांश लेते वक्त जैसे हम लोग अग्रिम राशियों की उदयमान को घटाते हैं, उसी स्थान में गत राशियों की उदयमान को घटाना है। और भुक्तांश लेके पहले अनुपात करते हैं, भुक्तांश इंटू राशि उदयमान डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू भुक्तफल, इष्टफल माइनस भुक्तफल माइनस गत राशि उदयमान इज इक्वल टू शेष, और यथावत शेष इंटू 30 डिवाइडेड बाय शुद्ध राशि उदयमान इज इक्वल टू अंशादि लग्न। और अंशादि लग्न को अशुद्ध राशि संख्या से घटाते हैं। क्या करते हैं ना, घटाते हैं। वहां हम लोग जोड़ रहे थे, यहाँ हम लोग घटाएंगे। भुक्त प्रक्रिया में घटा के लग्न साधन करना है। सायन लग्न प्राप्त हो जाता है तो सायन लग्न में अयनांश हम लोग जोड़ देंगे तो निरयण लग्न हो जाएगा। निरयण कुंडली हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि पूर्व कक्षा में हम लोग डेट ऑफ बर्थ हमारा था कितना ना, 18 फरवरी 2026 एवं टाइम ऑफ बर्थ था दिन के 4 बज के, मतलब 16:40 का। और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पूरी का था, और पूरी का हम लोग अक्षांश एवं पलभा लेके क्या कर रहे थे ना, कुंडली बनाए थे। कुंडली में सूर्य स्पष्ट लग्न स्पष्ट तो हम लोग किए हैं, खुद ही किए हैं, क्योंकि इष्टकाल गुणे ग्रहगति डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू चालन फलम। चालन फल को पंक्तिस्थ सूर्य में जोड़ के सूर्य स्पष्ट बनाए थे पहले ही। और सूर्य स्पष्ट लग्न स्पष्ट दोनों पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। लग्न स्पष्ट हमारा था 3 राशि 21 अंश 47 कला 46 विकला। और सूर्य स्पष्ट हमारा था 10 राशि 5 अंश 35 कला 26 विकला। ये एक पूरा कंटिन्यू हम लोग जब जन्म कुंडली बनाते हैं, एक साइड में व नीचे में लग्न स्पष्ट से लेके सारे ग्रहों की ग्रह स्पष्ट लिखते हैं। उससे क्या ज्ञान होता है ना, लग्न हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, कौन से नक्षत्र में है विद्यमान है, और कौन से राशि में, कौन से नक्षत्र में, कितने चरण में। क्योंकि जब हम लोग सूक्ष्म फलादेश करेंगे उसमें सबसे प्रमुख जो होता है वो नक्षत्र होता है। हमेशा जो ज्योतिष शास्त्र है वो नाक्षत्रिक फलादेश को अनुशीलन करता है। हमारे नाक्षत्रिक फलादेश चरणात्मक विभाजन में बटा हुआ है, क्योंकि एक नक्षत्र में 9 चरण और 12 राशि में
एक नक्षत्र में 4 चरण, एक राशि में 9 चरण, उसी के अनुसार जो हम लोग विभाजन किए हैं, एक राशि में 3 नक्षत्र, 4 + 4 1, उस नक्षत्र चरण विभाजन के अनुसार हम लोग देखें तो टोटल 108 अंश का होता है। 12 राशियों में 108 चरण होते हैं एवं 27 नक्षत्रों में भी 27 को हम लोग 4 में गुणा करेंगे तो 108 चरण होता है। और संपूर्ण हमारे चरणात्मक विभाजन से ही नवांश कुंडली बनाते हैं हम लोग। सबसे प्रमुख लग्न कुंडली के बाद कौन सा कुंडली होता है? नवांश कुंडली होता है। और नवांश मतलब 9 भाग, जितना ग्रह स्पष्ट है उसको 9 से हम लोग भाग देके उसी के अनुसार नवांश कुंडली बनाते हैं। वो चरणात्मक कुंडली भी कहने से व्यर्थ नहीं होगा, मतलब नवांश कुंडली को चरणात्मक कुंडली भी कह सकते हैं। और जन्म कुंडली का फलादेश हो एवं नवांश कुंडली का फलादेश हो, वो सबसे धीरे 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 जितने वर्ग कुंडली हम लोग देखेंगे उतना क्या होगा, वो सूक्ष्मत्व की ओर जाए। अरे हमेशा कुंडली के फलादेश में लग्न कुंडली के साथ हम लोगों को नवांश कुंडली नितांत अनिवार्य रूप से देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ग्रह जन्म कुंडली में नीचस्थ होता है परंतु नवांश कुंडली में यदि उच्चस्थ हो जाए उसका प्रभाव कुछ अलग दिखता है। दिखता कुछ है लेकिन घट होता कुछ अलग। इसी प्रकार वर्ग कुंडली की प्रयोजन सबसे अधिक है। आप लोग देखेंगे जो सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर हो अथवा कोई भी आजकल की डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो, मोबाइल ऐप हो, उसमें आप लोग देखेंगे वर्ग कुंडली के सामने लिखा रहता है। जैसे होरा कुंडली धन संपत्ति के विचार के लिए किया जाता है, दृष्टान कुंडली रोग संबंधी के लिए विचार किया जाता है, नववांश कुंडली जैसे स्त्री कारक अथवा कर्म प्राप्ति के लिए, आजीविका के लिए विचार किया जाता है। नववांश कुंडली तो सब में यूज होता है लेकिन विशेष करके सप्तमांश कुंडली संतान विचार के लिए किया जाता है। उस आप मोबाइल ऐप में अथवा सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो लिखा रहता है क्रम से ही, उसको भी आगे जाके देखेंगे। तो हम पहले आज हम लोग जन्म कुंडली बनाने के लिए सभी ग्रहों की ग्रह स्पष्ट को पहले इस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के अनुसार नोट कर लेते हैं। आप लोगों को ग्रह स्पष्ट बनाना सबको आता है क्योंकि पहले से हम लोग सीखे हैं। और चंद्र स्पष्ट भयात भवोग से चंद्र स्पष्ट कैसे साधन किया जाता है वो भी आप लोगों को पता है। भयात को खषडघ्नम भयातम भवोगत धृतम तत् खतर्कघ्नधिष्णेषु युक्तम द्विनिघ्नम नवाप्तम शशि भाग पूर्वस्तु भुक्ति खखा भ्रष्ट वेदा भवोगेन भक्ता। इस प्रकार चंद्र स्पष्ट साधन करने की विधि भी हम लोग कक्षा में पढ़े हैं। ग्रह स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट सब कंप्लीट है। इसलिए आज मैं बाकी ग्रहों का ग्रह स्पष्ट केवल आपके सामने नोट करके आगे वर्ग कुंडली को पढ़ाने प्रारंभ करता हूं। वर्ग कुंडली में पहला तो जन्म कुंडली, जिसको हम लोग ग्रह कुंडली कहते हैं। चंद्र स्पष्ट लिख लीजिए। चंद्र स्पष्ट में कितना ना 10 राशि अंश, थोड़ा सा कोई बोल देगा तो अच्छा होगा, 17 अंश, 25 कला, 29 विकला चंद्र। उसके बाद मंगल, मंगल कितना है? कौन सा राशि मंगल है? मंगल भी वही कुंभ राशि में है ना, वही कुंभ राशि में है। तो इसलिए 10 राशि अंश कितना है ना, 26 अंश कला, 13 कला, 13 विकला। मंगल के बाद बुध, बुध का है वही कुंभ राशि। हाँ मंगल, हाँ हाँ मंगल मकर में थे, मकर होगा तो यहाँ 9 होगा, सही।
और बुध जो है वो कुंभ राशि है, 10 राशि। बुध कुंभ राशि में है ना, 23 अंश। आप लोग भी अपना अपना मोबाइल में अथवा लैपटॉप में खोल के देख सकते हैं। 35 कला 14 विकला, पूरा डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ डाल के थोड़ा सा देख लीजिए सही है या गलत है, कुछ गलत भी हो सकता है। ठीक है। बृहस्पति का कितना है, मिथुन राशि में 2 राशि, 21 अंश, 33 कला और 26 विकला। कितना है, 26 विकला। गुरु के बाद शुक्र जो है कुंभ राशि में है, 10 राशि, 15 अंश, 50 विकला, 7 विकला। शनि मीन राशि में है, कितना, 6 अंश 16 कला। शनि मीन 11 राशि, 6 अंश 16 कला, 25 विकला। उसके बाद राहु भी कुंभ में है, कुंभ में बहुत है, 10 राशि, 15 22 50, 22 50। राहु के सप्तम में केतु रहता है। ये कंप्लीट हमारा जन्म कुंडली का सारा डाटा पहले हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब एक सारणी के माध्यम से कुंडली में हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बनाते हैं ना, लग्न चक्र बनाते हैं। लग्न चक्र हर स्थान के लिए भिन्न भिन्न है। जैसे मैं यहाँ 2 चक्र पहले बना लेता हूं आपके सामने। एक तो हमारे उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार एक चक्र है, और दूसरा चक्र दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार है। ठीक है, दक्षिण भारतीय के अनुसार। और एक हमारे उड़ीसा इत्यादि प्रांत में प्रचलित कुंडली। आप लोगों को प्रश्न कुंडली पता होगा। प्रश्न कुंडली के जो ग्रंथ प्रचलित है, जो बृहद जातक का आधार है, जैसे हम लोगों को प्रायोगिक कक्षा में कुंडली के फलादेश भी सीखना है, तो इसमें जातक, प्रश्न, निमित्त, स्वर, शकुन, ये सब परस्पर में संबंधित है। केवल जन्म कुंडली से हम लोग फलादेश नहीं करते हैं, कभी कभार हम लोगों को प्रश्न कुंडली देखना है। और प्रश्न कुंडली की सबसे अधिक परंपरा जो है वो दक्षिण भारत में प्रचलित है। उत्तर भारत में भी है, लेकिन अधिक जो प्रचलित है वो दक्षिण भारत में है। और दक्षिण भारत में प्रश्न मार्ग नामक एक ग्रंथ है, जिसमें प्रश्न के फलादेश करने के लिए अथवा बृहद जातक ग्रंथ को दशाध्यायी टीका को आधार लेते हुए जब वो फलादेश करना प्रारंभ करते हैं, उनका जो विधि है वो इस प्रकार की कुंडली विधि है। वहां राशि स्थिर है, वहां क्या है, राशि स्थिर है। राशि स्थिर है मतलब इससे ये मेष राशि है, यहां से चालू होता है, ये मेष होगा तो ये स्थान वृष, यहाँ 2 में लिखा हूं लेकिन ये वृष है, 2 लिखना नहीं चाहिए, वृष। ये मिथुन, ये राशि कर्क राशि एवं सिंह राशि। उल्टा चलते हैं वो हमारे, जिस इस प्रकार चलता है राष्ट्रीय कुंडली में, लेकिन उनका कुंडली मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला एवं वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन, इस प्रकार 12 राशियों की क्रम रहता है, और बीच में एक पद्म चक्र रहता है। ठीक है, इस प्रकार। तो इस दक्षिण भारतीय कुंडली में यदि हम लोग ग्रहों को स्थापना करें, कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सामने किसी भी स्थान का कुंडली आ सकता है। सारे भारत की परंपरा हम लोगों को समझना चाहिए।
और उसी के अनुसार फलादेश भी हम लोग करें। जैसे वर्तमान कौन सा लग्न है? कर्क लग्न है। ये कर्क लग्न होगा तो यहां राशि स्थिर होने के कारण हम लोग कर्क राशि में लॉ लिखेंगे, कर्क राशि में लॉ लिखेंगे। लग्न क्या हो गया? कर्क लग्न हो गया। तो सूर्य कौन से राशि में? कुंभ राशि में। सूर्य कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में होगा तो यहां जहां कुंभ राशि है उस स्थान में हम लोग सूर्य को बैठा देंगे। यहां मैं राशि का नाम लिखा हूं, लेकिन कुंडली में राशि का नाम लिखा नहीं रहता है। आप लोगों को ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लिख दिया हूं। अलग कलर का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो ग्रहों की नाम मैं अलग कलर से लिख देता हूं। ये सूर्य हो गया और यहां क्या हो गया? ये लग्न हो गया। ये क्या हो गया? लग्न हो गया। उसके बाद चंद्रमा भी कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में आप चंद्रमा को बैठा दीजिए। कुंभ राशि में बुध भी है, बुध भी कुंभ राशि में। कुंभ राशि में बहुत सारे ग्रह है, और शुक्र भी कुंभ राशि में है, राहु भी कुंभ राशि में है। शुक्र एवं राहु, इतने सारे ग्रह आपको कुंभ राशि में ही रख लेना है, ठीक है। ये कलर आप अपना अपना नोटबुक में मैं कलर भिन्न कर लिया हूं, आप लोग बना लीजिए। उसके बाद राहु के 7वें राशि में, जैसे कुंभ का 7वां राशि क्या होता है? सिंह होता है। 7वें राशि में आपको केतु रख देना है। एवं मंगल जो है वो बैठा है कहां? मकर राशि में। तो मकर राशि में मंगल, और बचा बृहस्पति मिथुन राशि में। तो व्यभाव में, लग्न से व्यभाव में मिथुन राशि में गुरु को रखना है। इसी प्रकार आप दक्षिण भारत के कुंडली बना सकते हैं। और मीन राशि में शनि है, मीन राशि में शनि, इसीलिए शनि को मीन राशि में। कंप्लीट कुंडली, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से ढंग से इस प्रकार आप कुंडली को बना लीजिए। और बाकी जिस राशि में कोई भी ग्रह नहीं है उस स्थान में आप केवल श्री 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 करके लिख दीजिए, वहां की परंपरा एक है। नहीं तो कुछ नहीं लिखना है तो छोड़ सकते हैं। तो लग्न से 12 भावों का विचार जो होता है ऐसे ही होता है वहां, लेकिन हमारा जो उत्तर भारत की परंपरा है वो इस तरफ से चलता है, ठीक है। ये हम लोगों को तो सभी को पता है हमारे स्थिति। पहले हम लोग लग्न कुंडली में लग्न को बैठाते हैं। ये उत्तर भारत के अथवा राष्ट्रीय कुंडली जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें बैठाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? लग्न। लग्न कौन सा लग्न हो गया? कर्क लग्न हो गया। तो हम लोग यहाँ सीधा संख्या लिखते हैं, वहां क्या कर्क के स्थान में लॉ लिखते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं। वैसे ही 12 भावों को हम लोग लॉ से ही समझते हैं। यहाँ लेकिन लग्न फिक्स है, 12 भाव क्या है? स्थिर है। तो ये हो गया क्या? लॉ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। कर्क लग्न की कुंडली, और कर्क लग्न की कुंडली से अष्टम भाव में सूर्य भी है, नहीं, बुध भी है, और शुक्र भी है, और राहु भी है, हाँ, चंद्रमा भी है। और कौन है? चंद्रमा भी है। इतने सारे ग्रह कुंभ राशि में बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। राहु को मिलाएंगे तो 5 ग्रह, पंचकुट हो गया। पंच में से ये 4 ग्रह, सूर्य बुध शुक्र चंद्र, ये ग्रह है। राहु हो छाया ग्रहत्वेन ख्यातः। तो हम लोग राहु को गिनती नहीं करते हैं। जैसे प्रवज्या योग में 4 ग्रह एक स्थान में बैठ जाते हैं तो वो प्रवज्या योग होता है। इस प्रकार यहाँ हम लोग प्रवज्या योग का विचार कर सकते हैं, परंतु प्रवज्या योग में ग्रह अस्तंगत है या नहीं है उसको देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे
सूर्य का अंशात्मक मान 5 अंश है, एवं सूर्य के निकटवर्ती ग्रह के रूप में जैसे कि हम लोग देखें तो बुध का अंश जो है वो 15 अंश है। तो बुध अस्तंगत, कोई भी ग्रह शुक्र 15 अंश में है, तो कोई भी ग्रह अस्तंगत होते हैं तो वहां प्रवज्यायोग का खंडन होता है। चलिए, इसके बाद और बाकी ग्रहों को बैठाने के लिए जैसे मकर राशि में मंगल, थोड़ा अशुभ कुंडली हमारे हाथ से बन गया। हम लोग जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिए सब, एक तो मंगल दोष वाला कुंडली, लेकिन मंगल उच्चस्थ हो जाता है। सप्तम में मंगल उच्चस्थ हो जाए, वहां मांगलिक दोष का खंडन होता है, वो एक नियम है। वो पंच महापुरुष योग भी आप लोग को पता होगा तो रोचक योग बन जाता है, नहीं? चलिए, मिथुन राशि में गुरु बैठा है और मीन राशि में शनि, हो गया कंप्लीट। कुंभ में केतु, ठीक है। अभी हमारे जो गृह कुंडली जिसको कहते हैं, जन्म कुंडली व लग्न कुंडली संपूर्ण बन गया है। ये दक्षिण भारत का, और ये हमारे, हम लोग मान ले तो राष्ट्रीय कुंडली के रूप में उत्तर भारत का भी कुंडली के रूप में मान सकते हैं। इसी प्रकार जब उड़ीसा में अथवा वेस्ट बंगाल में, अथवा आप चले जाएंगे वहां जैसे अगरतला, जो क्या जितने पूर्वीय क्षेत्र हैं, भारत के पूर्वीय स्थान है, पूर्व स्थान है, पूर्व भारत, उसमें एक प्रकार की कुंडली चलती है। वहां भी क्या है, राशियां स्थिर है और भाव चलायमान है। वहां कैसे कुंडली बनाते हैं ना, हमारे भी आपके जैसा, आप लोग आप लोगों के जैसा थोड़ा सा सामान्य फर्क है। उत्तर भारत में जैसे वैसे ही इस प्रकार कुंडली, यहाँ राशि नक्षत्र बीच में लिखा रहता है, राशि नक्षत्र इतने बाई इतने, आप चंद्र स्पष्ट से पता चल जाता है, राशि नक्षत्र का ज्ञान हो जाता है। हम लोगों को सभी को पता है। पहले हम लोग इसमें, ये मेष राशि स्थिर है, ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार 12 राशियां यहाँ क्या है, स्थिर है। स्थिर होने के कारण ये कर्क में, हम लोग कर्क राशि में लग्न लिख लेते हैं, इसका अर्थ यह हो गया क्या, कर्क लग्न। इसी लग्न के अनुसार 12 भावों का विचार यहां से कर लेते हैं। और जो ग्रह जहां बैठा है, जैसे ये कुंभ राशि का स्थान है, कुंभ राशि में सूर्य, चंद्रमा एवं बुध, उसके बाद शुक्र, राहु, इतना बैठा देते हैं। मकर में कौन, मंगल, एवं शनि मीन राशि में, एवं मिथुन राशि में गुरु और सिंह में केतु। इस प्रकार केवल स्थान स्मरण करते हुए राशियों का स्मरण हो जाता है। तो यहाँ तुरंत पता करते हैं, लग्न के द्वितीय भाव में केतु बैठा है, लग्न के व्यय भाव में गुरु बैठा है, लग्न से 8वें घर में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु, ये सब 8वें घर में बैठे। इससे पूरा तुरंत भी हम लोग प्रैक्टिस, अपना अपना अभ्यास होता है, उसी अभ्यास के अनुसार इस ग्रह कुंडली व लग्न कुंडली का जानकारी हम लोग लेते हैं। और जन्म राशि, जन्म नक्षत्र का पता करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या है ना, चंद्र स्पष्ट। जैसे यहाँ चंद्र स्पष्ट हम लोग देखें तो 10 राशि, 17 अंश, 25 कला, 29 विकला है, ठीक है। जब हम लोग 17 अंश देखेंगे, 10 राशि मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि का 17वां अंश हम लोग 9 चरण में बांटे हैं, नहीं, 3 20 6 40, याद है सबको, सबको याद होगा, 3 20 6 40, 10 13 20, 16 40, 20, ये 20 के अंदर है। आप देख ली 3 20 6 40, 3 अंश 20 कला, 6 अंश 40 कला,
10 अंश, 10 अंश में 3 अंश 20 कला जोड़ेंगे तो 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला। उसके बाद 16 अंश 40 कला, 5 चरण हो गया। और छठा चरण जो है वो 20 अंश के अंदर है। तो यहां हमारा चंद्र स्पष्ट जो है वो 17 अंश 25 कला 19 भी कला। नहीं तो आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप क्या कीजिए, एक साइड में बना लीजिए इसे एक सारणी 3 20, क्योंकि एक राशि में 9 चरण, एक चरण का मान 3 अंश 20 कला, उसी के अनुसार चरणात्मक विभाजन कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। 6 40 10 अंश एवं 13 20 16 40 20 और 23 20 26 40 30। और कुंभ राशि का विभाजन इसी में कर लीजिए। जैसे कुंभ में धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपदा, धनिष्ठा द्वयम अंतिम द्वयम, तृतीय चरण चतुर्थ चरण धनिष्ठा नक्षत्र का। धनिष्ठा नक्षत्र की संख्या कितना है? 23वां संख्या। कैसे पता किए ना? वही आप लोगों को याद होगा 2r + 1। 2r मतलब राशि का संख्या, 11 को 2 से गुणा किए, 11 कुंभ राशि का संख्या 11 हुआ, 11 को 2 से गुणा किया, 11 दूने 22 और +1 किए तो 23। कुंभ राशि का प्रारंभ 23वें नक्षत्र से होता है, ये हम लोगों को दिमाग में बैठा देना है। और धनिष्ठा द्वयम, ये क्या है? धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र, धनिष्ठा से कुंभ राशि प्रारंभ, धनिष्ठा 2, उसके बाद धनिष्ठा के बाद शतभिषा, शतभिषा के 4, शतभिषक कहते हैं, 100 तारा इसमें होता है, नहीं शतभिषा 100 ताराओं के समाहार से ये नक्षत्र बनता है, इसलिए इसे वो शतभिषा कहते हैं। और शतभिषा नक्षत्र का अधिपति कौन है? कौन है? वरुण देवता, जल देवता। नहीं, मैं एक बार कहा था शनिवार हो, शतभिषा नक्षत्र हो तो उसको महावारुणी योग बन जाता है। आओ 10-15 मिनट आगे सर। नहीं बस। उसके बाद 3 चरण जो है पूर्व भाद्रपदा, क्या है? पूर्व भाद्रपदा। तो अभी हम लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। 17 अंश था चंद्र स्पष्ट, कितना? 17 अंश। तो कौन से चरण में है? शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण। शतभिषा नक्षत्र की संख्या कितना है ना? 24। यदि धनिष्ठा का 23, इसका 24 और इसका 25, तो हम लोग यहाँ बीच में जो लिखते हैं वो कितना लिखते हैं? 24/11। 24/11 लिखा है, इसका अर्थ यह है शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि है। इस प्रकार उड़ीसा परंपरा में वेस्ट बंगाल में अथवा पूर्व भारत में हम लोग ऐसे ही कुंडली को लिखते हैं। ये जो लिखने की प्रक्रिया हमको भी आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, मेरे पास भी हिंदी कुंडली बनाने के लिए आ जाता है और हमारे पास भी दक्षिण भारत की कुंडली बनाना आ सकता है। तो किस स्थान का परंपरा क्या है उसका जानकारी हम लोगों को सभी को होना चाहिए। यही तो व्यवहारिक है। इसलिए इस व्यवहारिक ज्योतिष शिक्षा में हम लोगों को कुंडली बनाना परफेक्ट पता होना चाहिए। चलिए, राशि नक्षत्र ज्ञान कर लिए। इसी प्रकार किसी भी कोई भी ग्रह व लग्न, अभी मैं पूछूं लग्न कौन से राशि कौन से नक्षत्र में है, बता सकते हैं आप लोग? तुरंत लग्न स्पष्ट देख के बता सकते हैं। आप मोबाइल देख के नहीं बताना है। लग्न स्पष्ट, लग्न स्पष्ट कितना था? 3 21 अंश, 21 अंश होगा तो 3 राशि मतलब कर्क राशि। वो बड़ा सरल है कर्क राशि का। कर्क राशि में कौन से नक्षत्र जो ऑनलाइन में जुड़े हैं कौन है? हाँ, अनुज जी, कृष्णकांत जी, बा सुभाष झा जी, आप बता सकते हैं लग्न कौन से राशि कौन से नक्षत्र में है? थोड़ा सा लग्न स्पष्ट में दिखा देता हूं। लग्न स्पष्ट कौन से राशि में कौन से नक्षत्र में है? 21 अंश है। और ये तो
तुम ही बता दिए, अविनाश ही बता दिए। अविनाश तो तुमको पता है। हाँ, पुष्य नक्षत्र का कौन सा चरण? पुष्य नक्षत्र का कौन सा चरण? सुनिए, यहाँ कर्क राशि, कर्क राशि में कौन से नक्षत्र होते हैं वो दिमाग में बैठा देना है। पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा। तो पुनर्वसु का अंतिम चरण ही होता है किसमें? कर्क राशि में। पुष्या का 4, ठीक है, पुष्या का 4 और आश्लेषा का भी 4। पुनर्वसु का अंतिम चरण, पुष्या का 4 एवं आश्लेषा का 4। अभी अंश कितना है ना? 21 अंश है। 21 अंश मतलब कौन सा चरण में है ना? 7वें चरण। कौन सा चरण? 7वें चरण। वो अविनाश बता दिया इसीलिए सही होगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा सामान्य गलत भी हो सकता है। देखिए, 7वां चरण कर्क राशि का 7वां चरण मतलब आश्लेषा। क्यों? क्योंकि पुनर्वसु का 1 और पुष्या का 4, 4 + 1 कितना? 5। ये चरण कौन से चरण है? 7वें चरण में है। 7वें चरण मतलब कौन सा नक्षत्र होगा? आश्लेषा नक्षत्र का दूसरा चरण। समझ गए? अरे अविनाश, मुझे ना बोले ना, ठीक है। इसके बाद सुभाष झा जी थोड़ा सा बता दीजिए, सूर्य सूर्य कौन से राशि में, कौन से नक्षत्र में है? राशि तो पता चल जाएगा, कुंभ राशि में। नक्षत्र 5 है। हाँ, कुंभ राशि का यही हम लोग चार्ट बनाए हैं। कुंभ राशि का चार्ट 5 अंश। 5 अंश मतलब कौन सा नक्षत्र हो गया? ये कुंभ राशि का हम लोग बनाए हैं ना। कुंभ राशि का प्रथम चरण 3 अंश 20 कला में है। द्वितीय चरण क्या है? 6 अंश 40 कला। 6 अंश 40 कला के अंदर 5 अंश होता है ना। हाँ, तभी कौन से चरण में हो गया? धनिष्ठा का अंतिम चरण। धनिष्ठा के अंतिम चरण में। तो सूर्य कौन से नक्षत्र में है? धनिष्ठा नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र? धनिष्ठा नक्षत्र चतुर्थ चरण। आप चतुर्थ, आप लोग मोबाइल अथवा कोई सॉफ्टवेयर देखेंगे तो उसके आगे लिखा रहता है, उसको थोड़ा सा सामान्य प्रैक्टिस करना है, उससे आप लोगों की भी अभ्यास हो जाएगी। थोड़ा सा कौन है? अनुज जी तो तुरंत बता देंगे, पता है। मंगल कौन से राशि कौन से नक्षत्र में है? नक्षत्र बता दीजिए। मकर राशि तो यहां से पता चल जाएगा, 9 राशि लिखा है मतलब मकर राशि। लेकिन ये 26 अंश 13 कला 13 विकला। अनुज जी, हरिओम। कृष्णकांत जी, अरे वो चले गए कृष्णकांत जी। अनुज जी, अनुज, प्रणाम। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो अविनाश बताओ, धनिष्ठा का प्रथम चरण। हाँ, धनिष्ठा का प्रथम चरण, क्योंकि मकर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। कौन से? हाँ, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा का 3, श्रवणा का 4, धनिष्ठा के 2। ठीक है। ये 26 अंश होने के कारण ये क्या चला जाएगा? 8वां चरण में चला जाएगा। 8वां चरण मतलब वही धनिष्ठा हो। धनिष्ठा का कौन सा चरण? प्रथम चरण हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग ग्रह स्पष्ट से क्या जानकारी ले सकते हैं? वह यह ग्रह कौन से नक्षत्र में कौन से चरण में जन्म है, व यह ग्रह कौन से नक्षत्र में कौन से चरण में विद्यमान है। उस नक्षत्र के स्वामी का प्रभाव सबसे अधिक होता है। जैसे आप लोग सोच लीजिए, शनि वरुण दिशा के अधिपति, हमारी
दो परंपरा है, एक दक्षिण भारत की और एक उत्तर हमारा जो परंपरा है। हम लोग पूर्व दिशा कहने से लग्न को समझते हैं, ये क्या है, पूर्व दिशा है। और पश्चिम दिशा कहने से सप्तम भाव को समझते हैं, है ना। सप्तम भाव पश्चिम दिशा, ये लग्न क्या होता है, पूर्व दिशा। यहां दक्षिण दिशा होता है दशम भाव, और उत्तर दिशा क्या होता है, चतुर्थ भाव। इस प्रकार भावों के अनुसार हम लोग बांटते हैं दिग। पूर्व दक्षिण के मध्य में व्यय भाव एवं एकादश भाव को अग्नि कोण के रूप में हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, एवं पश्चिम दक्षिण के बीच में जो नवम भाव अष्टम भाव नैऋत्य कोण के रूप में जानते हैं हम लोग। पश्चिम उत्तर के बीच में पंचम षष्ठ भाव को वायव्य दिशा के रूप में हम लोग जानते हैं। उत्तर पूर्व के मध्य में जैसे द्वितीय एवं तृतीय भाव को क्या जानते हैं, ईशान्य कोण के रूप में जानते हैं। जैसे इस कुंडली में हम लोग जब फलादेश करने प्रारंभ करते हैं, कोई हमारे पास आ जाए और तुरंत हम लोग देखें, जैसे यहाँ नवम भाव में अष्टम भाव में पापक ग्रह बैठे हैं, तुरंत फटाक से हम लोग कहते हैं आपके नैऋत्य कोण में कोई वास्तु दोष होगा, नैऋत्य कोण जनित वास्तु दोष के शांति विधान आप लोगों को करना चाहिए। नैऋत्य कोण के अधिपति राहु होते हैं, राहु के पूजा अर्चना करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों का चिंतन धीरे 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 आगे बढ़ता है। जैसे पूर्व दिशा के अधिपतित्व के रूप में बृहस्पति बुध, एक श्लोक है बृहद जातक लघु जातक में, बृहस्पति बुध लग्न के दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं। आगे हम लोग जो बल साधन पढ़ रहे हैं ना, उस कक्षा में पढ़ेंगे। प्रत्याधीसु जीव बुधो सूर्यारो भास्करी ही शशांक शितो उदगयने वक्रे अन्ये स्निग्धा विपुलाश्च करके एक श्लोक है उसमें, ठीक है। तो आप लोगों को जब दिक् साधन हम लोग पढ़ेंगे उसी समय में ये विषय भी आप लोगों को समझ में आने लगेगा। तो पूर्व दिशा मतलब लग्न के जो दिग्बल प्राप्त होते हैं वो बृहस्पति बुध है, और दक्षिण दिशा मंगल सूर्य, पश्चिम दिशा शनि एवं उत्तर दिशा चंद्र शुक्र, इस प्रकार विचार करते हैं। हाँ, और बाकी ग्रहों के स्वरूप के अनुसार भी हम लोग दिशा का भी बल विचार करते हैं। आगे जाके हम लोग वो विषय भी पढ़ेंगे। प्रमुख विषय जो है शनि वरुण देवता है। वरुण दिशा क्या है, पश्चिम दिशा है, और शनि का जो शतभिषा नक्षत्र, शनि कुंभ राशि का भी अधिपति है। जो शतभिषा नक्षत्र है उसके अधिपति भी वरुण है, ठीक है। शनि यदि शतभिषा नक्षत्र में स्थित है, वह कोई किसी का जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, शनिवार को हुआ है, तो वहां क्या होता है, जल का आधिक्य हो जाता है, प्राधान्य हो जाता है। कफाधिक्य, जल तत्व कफाधिक्य के लिए बना हुआ है, विचार किया जाता है। उसमें हम लोग वरुण का पूजन इत्यादि प्रतिकार के लिए कहते हैं। प्रत्येक नक्षत्र ग्रह दोष के अनुसार, जैसे हम लोग मुहूर्त चिंतामणि पढ़ेंगे तो आगे जाके नासत्यांतक बन्हि धातृशभृत रुद्रादितो ज्योरगा, ये सब श्लोक हम लोग देखेंगे तो उसमें प्रत्येक नक्षत्र के अधिपति का विचार किया गया है। नासत्यंतक अंत, जैसे नासत्ती इत्युक्ते अश्विनी कुमार, अश्विनी नक्षत्र के अधिपति होते हैं। किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, बा किसी ग्रह का दशा चल रहा है, उस ग्रह के दशा जो सोच लीजिए बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में विद्यमान है, जिस कारण बृहस्पति की महादशा में बहुत सारे पीड़ा व रोग आक्रांत हो रहा है, षष्ठ में बृहस्पति बैठा है, वहां हम लोगों को अश्विनी कुमार के पूजन करने के लिए प्रतिकार भी कहना चाहिए। तो नक्षत्र का फल कहने के अर्थ यह है, हम लोग जब जन्म कुंडली बनाते हैं, ग्रह स्पष्ट करते हैं, उस ग्रह स्पष्ट के आधार पे वह ग्रह किस राशि में किस नक्षत्र में बैठा है
उसका जानकारी निश्चित रूप में हम लोगों को कर लेना चाहिए। उसी के अनुसार नक्षत्र के अधिपति एवं नक्षत्र के स्वामी उसका प्रतिकार हम लोग देते हैं। और आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कक्षा में ये ग्रह स्पष्ट आप लोग पूरा पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे हम लोग होरा कुंडली एवं दृष्टान कुंडली इत्यादि विचार करेंगे। धन्यवाद है कक्षा में जुड़ने के लिए। प्रणाम प्रणाम। कोई प्रज्ञा भारतम में ज्वाइन किए थे ना? ठीक है।